जो भारत से कदम ताल मिलाती है। भारत हंसता है तो हंसती है, भारत गाता है तो गाती है, भारत दर्द में होता है तो चीखती है। इस कलम को अगर सदी की वीर रस की सबसे सशक्त कलम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, ये कलम है ओजस्वी राष्ट्र प्रहरी डॉक्टर हरिओम पंवार जी की। एक ऐसी बुलंद आवाज जिसमें हरि भी है और ओम भी है। पंवार की इस आवाज में पावर भी है। एक ऐसी आवाज जिसने गरीबों, शोषितों, मजदूरों को गाया। एक ऐसी आवाज जिसने आतंक के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। एक ऐसी आवाज जिसने घोटालों को उजागर किया। एक ऐसी आवाज जिसने कारगिल युद्ध में उन माँओं, उन बहनों, उन पत्नियों के दर्द को गाया जिन्होंने अपने बेटों को, अपने पति को, अपने भाइयों को खोया है। एक ऐसी आवाज जिसने देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर अपनी कलम चलाई। आजादी के 75वें सालगिरह के इस मौके पर आप इंडिया न्यूज के साथ हैं। मैं सोनल दहिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला क्षण है। प्रणाम सोनल जी, प्रणाम। मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं कि इस कोरोना काल के इस संत्रास के बाद और इस कोहराम जैसी और संत्रास जैसा जीवन लगभग 15 महीने मैंने भी कैद जैसा जीवन घर में बंद रह के जिया है। पूरे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, कभी सम्मेलन हुए नहीं हैं और इंडिया न्यूज़ चैनल ने आज मुझे अवसर दिया है अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। पंवार साहब, एक परिचय तो आपकी कविताओं से निकल कर आता है, लेकिन एक परिचय ऐसा है जो आप अपनी कविताओं में अपना परिचय देते हैं। मैं चाहती हूं कि हम शो की शुरुआत उस परिचय से करें जो आप अपनी कविता में अपनाते हैं। मेरी मान्यता रही है हमेशा और मैं एक ही लगभग इस दृष्टिकोण को सामने रख के कविताएं लिखता रहा। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मेरी मान्यता भी है, मेरा दृष्टिकोण भी है और मैं इस पर अमल भी करने की कोशिश भी करता हूँ और कभी कभी हिम्मत भी करता हूँ। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन करड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। जी हाँ, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देखिए, बात यहाँ पर आज़ादी के जश्न की हो रही है और पंवार साहब की कविताओं के बगैर आज़ादी का जश्न अधूरा सा लगता है। जब बात संविधान की होती है, जब बात लाल किले की होती है, तो आपकी कविता बहुत लाजमी हो जाता है सुनना। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगाज उसी कविता के साथ आज अवश्य अवश्य अवश्य। मुझे भी ये कविता पसंद है। इस वर्ष तो केवल आज़ादी का जश्न नहीं, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। हम 75वें वर्ष में जा रहे हैं आज़ादी के। किसी भी मुल्क के लिए लोकतंत्र के 75 वर्ष हालांकि बड़ी अवधि नहीं होती, लेकिन कम भी नहीं होती। और मेरी पूरी कविता में भारत के संविधान का वो बयान है जो मुझे सपने में संविधान ने बोला। इसमें हरिओम पंवार नहीं बोलता, भारत का संविधान बोलता है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ।
मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। ठीक से कविता का यहाँ से प्रारंभ होता है। समझिए संविधान क्या कहना चाहता है और हमने संविधान के आंसुओं को किन संदर्भों में समझने और स्वीकारने की कोशिश की है। सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का 135 करोड़ से संबोधन है भारत के संविधान का, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। सत्ता भी थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हुई है, विस्फोटों का भाष्य हुई है, आज व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। कविता की बहुत संवेदनशील ये पंक्ति पढ़ता हूँ, बहुत संवेदनशील। मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, और कितना रोए संविधान, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बदकिस्मत और गंभीर हों, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों से जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, मेरा गलत अर्थ करते हो। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैंने एक पंक्ति मेरे मस्तिष्क में आई थी, उस एक पंक्ति पर मैंने पूरी कविता की आत्मा खड़ी की है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं बोलता, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं, संसद से सड़कों तक चीर हरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीर हरण जैसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ, मैं संसदीय हंगामों का अब मोहताज बना बैठा हूँ, मैं संसदीय हंगामों का अब मोहताज बना बैठा हूँ। बहुत ही शानदार। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं,
समापन करता हूँ कविता का। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। वाह। छोटे कद के अवतारों ने, छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुद गर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मुझ अपनी अपनी खुद गर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोह में लथपथ होकर, मैं लोह में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। तो सुना आपने पवार साहब को, पीड़ा जिसका साम्राज्य है ऐसा राजमहल हूं मैं, पीड़ा जिसका साम्राज्य है ऐसा राजमहल हूं मैं, जिसके अंदर लाश दफन है ऐसा ताजमहल हूं मैं। कहीं ना कहीं सुनकर पवार साहब को आप, कविताएं तो मैंने कभी पढ़ी नहीं मंचों पर, तुमने ये बिल्कुल तो पवार साहब आपकी एक एक पंक्ति हमें याद है और कहीं ना कहीं देश जिंदा हो उठता है आपकी पंक्तियों में। अगर हम आगे बढ़ाएं इस कारवां को तो हम कारगिल युद्ध की बात कर लेते हैं। कारगिल युद्ध एक ऐसी कविता पवार साहब जिसे गाकर मैं खुद बड़ी हुई हूँ, और ऐसा कोई मंच नहीं रहा होगा जहां पर ये कविता विश्व भर में गूंजी ना हो। ये मेरे लिए बहुत रोमांचक है ये सुनना ही। सोनल बिटिया से ये सुन लेना कि वो बहुत छोटी उम्र से उन्होंने मुझे गाना शुरू किया। मैंने उनकी नीरज जी का एक बहुत श्रेष्ठ गीत उनकी आवाज़ में सुना था, तो मैं जानता नहीं था सोनल जी को। मेरे मन में ये आया था कि सोनल जी इतना अच्छा गा रही हैं, लेकिन क्योंकि नीरज जी बहुत बड़े नाम हैं, हमारे बहुत बड़े कवि हैं, तो शायद उन्होंने उनको ही गाया होगा। तो मेरा मन करता था, मैं आज बता रहा हूँ आपसे, पहले मैंने बिटिया से कभी नहीं कहा कि किसी दिन मेरी भी कोई कविता सोनल गाएं अपने इस सुरीली आवाज़ में, मीठी आवाज़ में, लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिला। करगिल पर एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जो शहीदों को समर्पित है। बिल्कुल पवार साहब, जब भी आप कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो कारगिल युद्ध कविता को जब पवार साहब पढ़ते हैं तो उसको कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में पढ़ते हैं। एक टुकड़ा वो जो देश के शहीदों के नाम है, और एक टुकड़ा वो जो देश के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं उनके नाम है। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों ही टुकड़े दोनों टुकड़े मैं आपको सुनाता हूँ। दो हिस्सों में है। एक तो शहीद जो आज़ादी लाने के लिए चले गए, हो गए, शहीद हो गए, आज़ादी लाने के लिए हवन किया उन्होंने अपना जीवन, और दूसरे जो आज़ादी के बाद भारत की रक्षा के लिए। मैं एक वाक्य बोलता हूँ आजकल, और मैं इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज फिर बोलना चाहता हूँ। मैंने देवता नहीं देखे। भगवान राम हमारे देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं। हमारे देश में तो सनातन धर्म का हिंदू मैं भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि हमारी मान्यता है कि हमारे अपने रक्षक हमारे देवता हैं, होते ही होंगे ही, और मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने देखे नहीं हैं। मैंने जो देवता देखे हैं ये वो देवता हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, जिनके कारण हम आज सब आज़ाद हैं, जिनके कारण हम अपने देश में उत्सव मना रहे हैं, जिनके कारण ये टेलीविजन्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनके कारण 15 अगस्त का उत्सव में पूरा देश झूमेगा, पूरा देश उत्सव मनाएगा, जिन देवताओं के कारण ये दिन है। मैं एक वाक्य और बोलता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने कहीं सुना, किसका है मुझे पता नहीं, किसके मुंह से निकला, लेकिन मैंने किसी चैनल पर किसी को सुनते हुए कि तिरंगा हवा से नहीं लहरता, तिरंगा फौजियों की सांसों से लहरता है, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। हमसे कोई पूछता है कि कहाँ है वो, मैं बता रहा हूँ वो कहाँ है। और हिंदुस्तान की राजनीति के खराब लोग बासी अखबारों की वस्तु हैं, इसके सिवा वो कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, जिनकी निष्ठा और समर्पण देश के प्रति नहीं है फिर भी राजनीति करते हैं, उनकी जगह केवल कल के बासी अखबारों में है। लेकिन उन शहीदों का स्थान कहाँ है, मैं बताता हूँ। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पीड़ा की खातिर, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। और एक करगिल के शहीदों के लिए हिस्सा है, सोनल जी को बहुत पसंद भी है और कई बार भी उन्होंने इसकी मुझसे फरमाइश भी की है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। वाह। एक पल को ये एहसास जिए आप सब श्रोता इंडिया न्यूज़ के चैनल्स के, इंडिया न्यूज़ चैनल के सब श्रोताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि जो मैं एहसास गाने जा रहा हूं उसको एक पल जीने की कोशिश करना। एक पल, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी। और मेरे जीवन की अगर मुझे संवेदना लिखने के लिए कोई कहे तो मैं, मेरा पूरे जीवन की सर्वाधिक एक मेरे लिहाज से ऐसी 2 पंक्तियां जो संवेदनाओं में इससे अधिक मैंने कुछ अच्छा लिखा नहीं है। और 2 भी नहीं है, एक ही पंक्ति जी। इन 2 में भी एक पंक्ति। और सोनल बिटिया, मैं इस चैनल पर यह कहने का साहस कर रहा हूं कि मैं आज भी एक पंक्ति का कवि हूं। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है, बस पढ़ रहा हूं मैं उस पंक्ति को। मुझे आशीष दे जनता और मैं ऐसी एक पंक्ति और लिख लूं तो मैं घोषणा करूं कि मैं कवि हो गया हूं। मैं अभी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। ये बड़प्पन है पमार साहब। मैं फिर दोहराता हूं, मैंने इस एक पंक्ति को लिखकर मुझे लगा था कि हाँ, मैं शायद अच्छी कविताएं लिख सकता हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। वाह। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे सीमा के हमारे बेटे। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने
अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का, कुछ पंक्तियां और जोड़ी हैं मैंने इसमें। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार। अंतिम 4 पंक्तियां, और अंतिम पंक्ति मैंने बहुत गुस्से में लिखी थी राजनीतिज्ञ लोगों के लिए। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने। बहुत शानदार पवार साहब, आपकी साहित्यिक यात्रा में एक बहुत ही अहम कविता है कश्मीर घाटी के दिल की धड़कन। आप पिछले 29 साल से उस कविता को गा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने खुद कहा ये कि उस कविता को आपने संसद में मरते देखा है। क्या लगता है मकाम मिल गया कविता को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ दिन के लिए मौन कर दिया गया, और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपके चैनल पर ये घोषणा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी से मेरी जब मुलाकात हुई थी शुरू में, जब प्रधानमंत्री बने, तो मुझसे उन्होंने कहा कविराज अब क्या लिखोगे? मैंने कहा जी जो लिखता हूँ वही लिखूँगा। बोले मैं कोशिश करूँगा कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी ना लिख पाएँ। मैंने कहा जी मैं आपको सैल्यूट करूँगा। तो वो तो एक अलग मुद्दा है कि ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ही कि। अच्छा पवार साहब, इसी बीच देखिए ये आपने जिक्र यहाँ चलाया है तो एक बहुत ही रोचक किस्सा है आपका और वाजपेयी साहब का। जी, बड़े मधुर रिश्ते आप लोगों के रहे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं आपने लिखा उस वक्त सरकार के खिलाफ। आपने खुलकर कहा कि वाजपेयी जी आपके खिलाफ लिखा इस पुस्तक में, और इस पुस्तक का विमोचन मैं आपसे नहीं करवा सकता। जी। तो जरा हमारे दर्शकों को उस दौर का वो किस्सा जरूर सुनाइए। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर 25 दिसंबर को कवि सम्मेलन कराया करते थे। मैं जाता था उसमें। एक बार मैंने अपनी पुस्तक जब उनको भेंट की तो उन्होंने नाराज़गी जताई कि तूने अच्छा पुस्तक भी छपवा ली और इसका विमोचन किससे कराया? मैंने कहा जी आपसे नहीं कराया जी। मैंने विमोचन ही नहीं कराया, क्योंकि इसमें आपके सरकार के 2 फैसलों के खिलाफ बहुत कड़वी कविताएं हैं जी। इसलिए मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था। मैं जानता हूं मैं आपसे आकर जिद करता मेरी पुस्तक का विमोचन करो, आप बिना पढ़े कर देते। और मैं आज फिर आपके चैनल पर भी कहता हूं, मैंने जीवन में राजनीति में एक ही व्यक्ति के पैर छुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनके पैर छू के कभी कभी एहसास होता था कि हमने कोई छोटा मोटा तीर्थ कर लिया है। लेकिन मैं कह चुका हूं, मैं मानता हूं, आज भी सोचता हूं कि कविताएं कभी भी किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं हुई। कविताएं जब भी सरकारों का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मरती हैं या सरकार गिरती हैं। सरकारों का ये काम है कि वो देश को सुंदर बनाएं, साहित्यकारों का ये काम है कि वो इंसानियत को सुंदर बनाएं। देश को सुंदर सरकार बनाएगी और देश के आदमी को महत्वपूर्ण आदमियत सिखाने का काम साहित्य करेगा, अदब करेगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे किसी क्षेत्रीय भाषा का हो, कहीं की भी स्थानीय भाषा का। बिल्कुल, शायद इसीलिए पवार साहब आप लिखते हैं, मैं दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। वो पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेरी लगभग कविताओं का आधार ये होता है, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं,
पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दरबारों के पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। सत्ता के गलियारों से भी जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, लाल किले तक पगडंडी से लांग किले तक जाता हूँ। झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने तो ये मेरी मानता, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार बहुत अच्छी भी हो तो कमी ना कमी तो वहां भी होती है जी। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सरकार में कहीं कोई कमी है जी। तो कवि, साहित्यकार, कलम, लेखक, अदब, ये हमारे साहित्य के, हमारे सरकारों के प्रयासों के संशोधन हैं। हम सरकारी प्रयासों के संशोधन हैं। अब उसको कोई आलोचना समझ ले, कोई विरोध समझ ले, कोई ये समझ ले। तो पवार साहब के साथ बातचीत का, उनकी कविताओं का ये कारवां हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।